आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं याराना एपिसोड 2। सबसे पहले हमारे सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। आपके कमेंट्स और आपके विशेष से मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ। चलिए यारो याराना निभाते हैं। सुना है आप जैसे बड़े लोग पैसे के अलावा एक शौक और रखते हैं, और वो है रात के अंधेरे में औरतों के शरीर से खेलने का शौक। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। मेरा शरीर आज भी अनछुआ है। आपको सौंप दूंगी, बदले में मेरे जगत को छोड़ दीजिए। हाँ, सच कह रही हूँ। चाहत के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बस किसी रोबोट की तरह बोल गई। विजय हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। फिर जहरीली मुस्कान उसके लबों पर थिरक उठी और उसी जहरीली मुस्कान के साथ बोला, सौदा बुरा नहीं है, पर सोचा है उसके बाद जगत तुम्हें अपनाएगा जिसके लिए ये सब करोगी। आप फिर गलत समझ रहे हैं सर। वो तो किसी भी हाल में मुझे नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं उनके काबिल नहीं रहूँगी। वो घर वापस आ जाएंगे तो मैं खुद उनसे बहुत दूर चली जाऊंगी। फिर तो तुम्हारे लिए घाटे का सौदा हुआ ना। विजय होठों पर कुटिल मुस्कान के साथ कहते हुए उसके करीब आने लगा। उसकी इस हरकत पर चाहत घबरा सी उठी। वो कदम पीछे करने लगी। वो उसकी ओर बढ़ने लगा। वो पीछे होते हुए दीवार से टिक कर रुक गई। विजय ने अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द दीवारों से टिका दिए। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और डर से उसने आंखें बंद कर ली। विजय अब उसके बहुत करीब था। चाहत को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। उसका दिल बेतहाशा शोर करने लगा। उसकी पलकें कसी हुई थी और चेहरे पर पसीना छलक आया, जिसे देखकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। कमाल है मिसेस कुमार, अभी तो आप बड़े आराम से अपनी इज्जत दांव पर लगा रही थी। मेरे कदम जरा से आपकी ओर क्या बढ़े, आप तो घबरा उठी। फिर ये सब कैसे करेंगी आप? वो कुछ नहीं बोली, बस नसें झुकाए खड़ी रही। विजय थोड़ा दूर हटा। घर जाइए, आपको आराम की ज़रूरत है। मैं सच के लिए पुलिस में आया हूँ। किसी निर्दोष को मेरी वजह से कभी सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस आपके पति के खिलाफ। चाहत ने अपनी आंखें खोली और विजय की बात बीच में काटते हुए बोली, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी सच नहीं होता है साहब। बस समझने के लिए दिल और जज्बात होने चाहिए। हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। जगत जी के पास कोई मोटिव नहीं है। अरे, वो तो अपनी शादी के लिए कितने उत्साहित थे। हर फंक्शन को वो खुद अरेंज कर रहे थे। कितने खुश थे। अगर सेठ जी का कॉल नहीं आया होता तो हम सब विवाह का जश्न मना रहे होते। सर प्लीज़, आप एक बार पुलिस वाला बनकर नहीं, सिर्फ एक इंसानियत के नाते सोचिए सर। अगर वो दोषी होते तो मैं कभी नहीं आती ये सब कहने के लिए। वो गीली पलकों को पोंछते हुए बोली। विजय उसकी बात सुनकर एक पल के लिए किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर चहलकदमी करते हुए सोचने लगा और किसी को फ़ोन लगाया। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर जोशी, आप विपुल मेहता के घर पहुँचिए। सभी घर वालों के साथ नौकर भी मौजूद हों। हाँ, फिर से तफ्तीश करनी है। हाँ, कुछ भी हो, अगर कोई निर्दोष है तो उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर से पूछताछ करनी है। आसपास के फुटेज हैं तो वो भी निकलवाइए। मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। ओके, जय हिंद, कहकर विजय ने फ़ोन रख दिया। फिर चाहत की ओर पलटकर बोला, आप घर जाइए। अगर आपके पति दोषी नहीं है तो मैं अपनी जान लगा दूंगा उसे बचाने में। कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी ख़राब हो, कभी अपनी इज्जत का सौदा मत कीजिएगा। आपकी आंखें गंगा की तरह निर्मल हैं और दिल में दूसरों के लिए मिट जाने का जज्बा है, लेकिन कभी उस जज्बे को जिस्म के तराजू में मत तोलिएगा। मैं कोशिश करूँगा मिस्टर कुमार को कुछ ना हो। अब आप घर जाइए, आपके ससुराल वाले परेशान हो रहे होंगे। इस तरह नवेली दुल्हन को घर से बाहर नहीं आना चाहिए। मुझे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होने दूंगा। बिलीव मी, आपके कहे अनुसार ही काम करूँगा। मतलब आंखों के सामने जो सीधा केस दिख रहा है वो सीधा है नहीं, कुछ तो मिसिंग है, वही पता लगाना है। आप जाइए। वो जाने लगी। 1 मिनट रुकिए, आपने अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी सर। बस आप जगत जी को छुड़ाकर मुझे सौंप दीजिए। यह एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी आपका। ओके ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, विजय ने कहा तो वो धीरे से मुस्कुराई, सिर हिलाती नसें झुकाए बाहर निकल गई।
विजय ने अपना कैप पहना, पॉकेट में मोबाइल रखा, होल्स्टर में पिस्टल डाला और गंभीर होकर बाहर निकलकर जीप में बैठ गया और ड्राइवर को आदेश दिया। गाड़ी चल पड़ी थी मेहता बंगलों की ओर। वहां पहुंचकर विजय फिर से पूछताछ करने लगा, लेकिन सबका जवाब वही था जो पहले बयान में था। विजय हर एक हिस्से को बारीकी से चेक करने लगा। उसने मेहता के बेटे और पत्नी से बातों को घुमाकर भी पूछा, लेकिन वही पहले वाला जवाब दोनों ने दिया कि उनके जाने के बाद मर्डर की खबर नौकर से मिली थी। विजय को मालूम था कि जरा से भी क्लू नहीं मिला तो जगत का चालान हो जाएगा और उसे सेंट्रल जेल में भेज दिया जाएगा। इस काम के दौरान विजय की आंखों के आगे चाहत का चेहरा घूम जाता था, जिसकी आंखों में बड़ी ही इल्तिजा थी। वो अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ था। रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ पता नहीं चला। शाम 5 से लेकर 6 बजे तक जगत के अलावा कोई भी अंदर नहीं गया था। परेशान होकर विजय वहां निकलकर मेहता कंपनी में पहुंचा, जहां उसने पहले ही स्टाफ को आने के लिए कह दिया था। वहां भी उसने जगत के बारे में पूछताछ की, लेकिन स्टाफ बस यही कहता रहा कि जगत एक बेहद शरीफ और सीधा लड़का है। आखिरी बार छुट्टी के लिए हल्की सी बहस हुई थी, वो भी जीएम साहब से। इसके अलावा कभी किसी से ऐसी कोई बात ही हुई नहीं। वो सबसे अच्छे से मिलता है। अब खून क्यों किया पता नहीं सर। विजय वहां से भी निराश होकर थाने वापस आ गया। बाइक तेजी से दौड़ रही थी। पीछे बैठी खुशी गुस्से से बकबक किए जा रही थी। एकदम से वो फुट स्टैंड पर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ विजय के कंधे पर टिका लिए और थोड़ा झुककर उसके कान में चिल्लाकर बोली, जय बाइक रोक। उसके चिल्लाने से विजय जैसे होश में आया। उसने ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी। खुशी बाइक से उतरी और मुट्ठी में उसके शर्ट का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, तू पागल है क्या? पहले तो सीधे हॉस्पिटल से उठा लिया, चेंज भी नहीं करने दिया, ऊपर से मौन व्रत कर लिया है। साले, मैं बकबक किए जा रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। चल क्या रहा है आखिर? मैं पसेरी और सेंट की महक से परेशान हूँ यार, मुझे बात की ज़रूरत है। विजय ने उसे देखा और बिना किसी भाव के बोला, ओह। फिर उसने चारों ओर देखा, फिर बोली, बाईं ओर देखता हुआ बोला, चल होटल में चलते हैं। विजय ने खोए हुए से ऐसे भाव के साथ इधर उधर देखा तो खुशी आंखें सिकोड़कर उसे देखती रही। व्हाट? अबे वो एसीपी, पगलापुर होकर आए हो क्या? हमारी शादी होने वाली है, इसका मतलब तू शादी से पहले सब कुछ करना चाहता है? ऐसा वैसा सोचा है क्या? चल कोई ना, आई एम रेडी। सुन, डीलक्स सीट बुक करवाना। और वाइन कबाब? वो मस्ती में आई विंक करती हुई बोली। आगे और बोलने ही वाली थी कि जय ने अपनी हथेली से उसके मुंह बंद कर दिया। दिमाग का दही मत कर यार, मैं तुझसे अपनी परेशानी शेयर करने आया था। तूने कहा बात ले रहा है तो घर यहाँ से काफ़ी दूर है, सामने होटल दिखा तो बोल दिया। डैम, तू ना डॉक्टर जब से बनी है पक्के वाली बेशर्म हो गई है। कसम से कुछ तो अलग बोला जय तू। और सुन, डॉक्टर बनने से पहले बेशर्म होना पड़ता है। हमें प्रैक्टिकल में ही बेशर्मी दिखाई और सिखाई जाती है। और वैसे भी ये बेवकूफ़ विजय शादी से पहले क्या शादी के बाद भी ऐसा वैसा कुछ करेगा, उम्मीद ही नहीं। वो मुंह बनाकर बोली, बोल दिया, हो गया तेरा। अब चल, फर्स्ट फ्लोर पर शॉपिंग मॉल है, सेकंड पर होटल। तू होटल में जा, मैं तेरे लिए कपड़े खरीद कर लाता हूँ, चेंज कर लेना। अपना साइज़ बता। व्हाट? तू मेरा साइज़ पूछ रहा है? उसने आंखें बड़ी करके पूछा। अबे यार, आज तो हर बात पे भड़क क्यों रही है? वेस्ट साइज नहीं बताएगी तो जीन्स कैसे खरीद पाऊंगा? बोल तो अपना साइज का ले लूं। विजय चिढ़ते हुए बोला। खुशी अपने सिर पर हाथ मारती हुई बोली, मुझे लगा तू। मैं धीरे से हंसी। चल चौपाटी चलते हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तू वैसे ही परेशान है, वहीं बैठकर तेरी बात सुनूंगी। आर यू श्योर खुशी? डैम श्योर बड़ी। चल अब बाइक स्टार्ट करो, चौपाटी घुमा ले। विजय ने बाइक स्टार्ट की और चौपाटी वाले रास्ते पर चल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों चौपाटी पर थे। रात के 11 बज रही थी। इस समय भीड़ ना के बराबर थी। दोनों पानी में पैर डाले चुपचाप बैठे थे। क्या बात है जैम, आज से पहले इतना हताश तुझे कभी नहीं देखा। बोल, क्या बताना चाह रहा है? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, तूने कहा था ना कि जगत केस में अपना बेस्ट दो, जो मुजरिम है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार। कानून सबूत देखता है, उसे जज्बात से मतलब नहीं। 3 महीने के बाद आज तक सही मुजरिम का पता नहीं लगा पाया और आज उसकी बेल याचिका दायर हुई थी।
बेल रिजेक्ट हो गई है। वो खुशी की गोद में सर रखकर आंखें बंद कर लेट गया। खुशी समझ नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व करूं। इतना लाचार कभी नहीं हुआ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सारे सबूत जगत के खिलाफ हैं। वो उसके बालों में उंगलियों को घुमाते हुए बोली, देवा सब ठीक करेंगे, उसकी मर्जी, तू टेंशन ना ले यार। काहे को अपना खून जला रहा है? तेरा काम तो सही से करता है। सुन, विपुल मेहता की कोई दूसरी सेटिंग तो नहीं थी? कोई अफेयर वाला लफड़ा ऐसा कुछ? विजय ने चौंक कर उसे देखा। इस बारे में तो सोचा ही नहीं, क्योंकि उसका कैरेक्टर नीट एंड क्लीन है। श्योर है जे, या फिर सुनी सुनाई बात है? एक बार उसके अतीत को खंगाल कर देख, कुछ तो झोल होगा। विजय हड़बड़ाहट के साथ उठ बैठा। झट से खुशी को बाहों में लेकर उसके बालों को चूमते हुए बोला, ओह, ऐसा हो सकता है यार। वह उठा और उसको गोद में उठाकर उफनते समुद्र की लहरों पर कूद गया। दोनों पानी में सर से लेकर पैर तक भीग गए। वो गुस्से से चीख पड़ी, अबे पागल, पुलिस में भर्ती क्यों हुआ? साले, नहाना था इसका मतलब समुद्र में डूब देगा क्या? अबे चुया, पानी से कितना डरती है? कहते हुए विजय ने उसे कमर से पकड़कर पानी में डुबकी लगवा दी। वो गुस्से में गाली देती हुई उसके गोद में चढ़ गई। इडियट, मेरी जान लेगा क्या? यार, तेरा सेंट मुझ में आ गया है। कितना बास मार रहा है, इसीलिए नहा लिया और तुझे भी नहला दिया। वो दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगा। गले लग गई, आज 3 महीने बाद तुझे हंसते देख रही हूँ। ऐसे ही कूल रहा कर यार। विजय कुछ कहता उससे पहले ही खुशी के पर्स के ऊपर रखा विजय का मोबाइल बजने लगा। वो उसको गोद में उठाए पानी से बाहर ले आया और फ़ोन देखने लगा। डीजीपी का कॉल था। उसने कॉल पिक की। उधर से आवाज़ आई, अर्जेंट मिलो। वो हैरान रह गया सुनकर। अब डीजीपी के ऑफिस में विजय उपस्थित था। सर, मैंने 1 वीक की आज ही लीव ली थी, फिर अर्जेंट क्यों बुलाया आपने? आप ड्रग्स माफिया अन्ना सेठी को पकड़ने के काम में लगे थे। मैंने ही आपको मेहता मर्डर केस में उलझा दिया। फिलहाल वो केस अब से इंस्पेक्टर जोशी संभालेंगे। आप अपना पूरा फोकस अन्ना सेठी पर लगाइए। ये रहा आपका ट्रांसफ़र लेटर। आप चेन्नई जा रहे हैं। 3 महीने हैं आपके पास उस सेठी का साम्राज्य खत्म करने के लिए, फिर आपको वापस मुंबई बुला लिया जाएगा। सॉरी सर, जगत केस को अपने तरीके से हैंडल करूँगा। आप समझते क्यों नहीं एसीपी चौधरी? जब कातिल कस्टडी में है, आई विटनेस मौजूद हैं, फिर आपको क्यों लग रहा है? क्यों इस केस को उलझा रहे हैं आप? जो सुना है देखा है वो ही सच है। सर, आपको बता चुका हूँ, जगत निर्दोष है। वो गलती कर गया चाकू पकड़कर। कभी कभी उस सिचुएशन में कोई भी सीधा साधा व्यक्ति गलती कर जाता है। वो कातिल नहीं है सर। फिर 3 महीने में साबित क्यों नहीं कर पाए आप? कोई दूसरा भी मौजूद था वहाँ पर। तुम इतने डेस्परेट क्यों हो इस केस को लेकर? कानून व्यवस्था को तुम दोषी साबित कर रहे हो। एसीपी विजय चौधरी, इंस्पेक्टर जोशी को तुमने क्यों कहा फुटेज डिस्ट्रॉय करने के लिए? सर, मैं नहीं चाहता एक निर्दोष को सज़ा हो। उसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए था। और आप जा सकते हैं विजय। आपकी लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद आप पहले वाले केस पर फोकस कीजिए। मेहता केस में कोई तीसरा एंगल नहीं है, सो प्लीज़ सीधे केस को उलझाने से कुछ नहीं होगा। 1 वीक के बाद आप अन्ना सिटी को पकड़ने का काम कीजिए। जय हिंद। जय हिंद सर। विजय सैल्यूट कर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो परेशानी में सोचता हुआ जीप में बैठने के बजाय पैदल चल दिया। अपने ख्यालों में गुम विजय बस चलते जा रहा था। तभी पीछे से तेजी से आती हुई ब्लैक स्कॉर्पियो ने एक जोर की टक्कर उसे मारी तो विजय का शरीर हवा में 10 फीट उछल गया और जब गिरा तो थोड़ा ऊंचे बने फुटपाथ से उसका सर टकरा गया। खून के फव्वारे निकलकर जमीन पर फैल गए। विजय की सांसें उखड़ने लगी और उसकी आंखों के आगे बस चाहत का चेहरा घूमने लगा। उसकी ज़बान से बस एक ही नाम निकला, चाहत, और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। पास में खड़ी पब्लिक दौड़ पड़ी थी उसे उठाने के लिए। इधर बेल रिजेक्ट होने के बाद जगत के घर में मातम पसरा था। आसपास के लोग जो कल तक अपनापन जताते नहीं थकते थे, आज वही सामने से मुंह फेर कर निकल जाते थे। विवेक स्कूल जाता तो सभी दोस्त हो या क्लासमेट्स सब उसे ताने मारते, खूनी का भाई कहते। रमा का कॉलेज बंद हो गया था। पिंकी की भी पढ़ाई छूट गई थी। घर की माली हालत खराब हो चुकी थी। ज़्यादातर पैसे शादी में खर्च हो गए थे। जो थोड़े बहुत पैसे थे उसमें वकील की फीस, घर का राशन, इसी में सब पैसे खत्म हो रहे थे। ऊपर से जगत के गम में लाजो जी की भी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। बेल रिजेक्ट होने के 1 महीने बाद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया था। ये खबर सुनते ही लाजपत जी के होश उड़ गए।
उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को सज़ा से कैसे बचाएं। यहाँ हर दिन तारीख लग रही थी और हर दिन वकील को फीस देनी भारी पड़ रहा था, इसीलिए घर भी गिरवी रखना पड़ गया। आज सारे दलील गवाही के आधार पर जज साहब ने सज़ा सुनाई थी। इंस्पेक्टर जोशी तो केस से ऐसे जुड़ गया था जैसे सेठ मेहता उसके सगे पिता हों और वो इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। आज अदालत में चाहत और लाजपत जी मौजूद थे और बस लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान जगत को बचा ले। चाहत की नजरें एक तक जगत पर ही थी, मुरझाए चेहरे पर पड़ी दाढ़ी, झुके कंधे, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। चाहत की नज़र बार बार आने वाले दरवाजे पर जा रही थी। एक विश्वास था उसके दिल में कि एसीपी विजय सारे सबूत के साथ आकर जगत को सज़ा से बचा लेंगे। लेकिन जब जज साहब की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वह जड़ हो गई और उसने एक आखिरी उम्मीद के साथ दरवाजे पर देखा तो एक लंबी सांस खींची और जज साहब को देखने लगी। सारे गवाह और मिले सबूतों के आधार पर अदालत जगत कुमार को दोषी करार देती है। अपनी शादी की रस्में छोड़कर मेहता बंगलो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि उसे विपुल मेहता से मांगी हुई लोन अप्रूव न होने के कारण उसने गुस्से में आकर मौके का फायदा उठाते हुए मेहता को अकेला पाकर चाकू से उसका खून कर दिया, जिस पर सिर्फ मुजरिम जगत कुमार के उंगलियों के निशान मिले हैं। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर ऐसा अपराध करेगा तो अपराधी किस्म के लोग तो मनमानी हत्या करेंगे। चूंकि मुजरिम ने अभी भी अपने अपराध को नहीं माना है, इसीलिए अदालत मुजरिम को धारा 531 हमला करना, धारा 307 हत्या की कोशिश करना और धारा 302 के तहत हत्या का दंड देते हुए फांसी की सज़ा सुनाती है। आज से ठीक 2 दिन बाद सुबह 6:30 बजे हैंग टिल डेथ कहकर लिखते हुए कलम तोड़कर जज साहब खामोश हो गए और इसी के साथ चाहत की चीख कोर्ट रूम में गूंज उठी, नहीं, और वो बेहोश हो गई। लालपत जी ने भरी आंखों से उसे संभाला। जगत की आंखें खाली थी, ना आंसू थे ना कोई खौफ, बस इंसाफ की देवी को एकटक देखता रहा, जो आंखों पर काली पट्टी बांधे इंसाफ का तराजू पकड़ी थी। उसकी तराजू भी सजा सुनाकर लड़खड़ाकर हवा से हिलकर डगमगा रही थी। एक निर्दोष को सजा जो हुई थी, आज जो बेकसूर था, अपने होंठों पर मुस्कान लिए वो सबको देख रहा था। हाय पापा, रमा, पिंकी, विवेक सब एक साथ उससे मिलने आए थे। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे, आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे। जगत ने अपनी बाहें फैलाई तो विवेक दौड़कर उसकी बाहों से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। दोनों बहनें भी लिपट गई। साथ में सबको चुप कराते हुए जगत की भी आंखें छलक आई। बड़ी मुश्किल से उसने सबको अलग किया और फिर पापा से गले लगा। उसके पापा का पूरा बदन कांप रहा था। दोनों को एक दूसरे की पीठ सहलाकर तसल्ली दे रहे थे। आई ने अपनी बाहों में समेटकर जगत को अपने आंचल में ऐसे छुपा लिया जैसे अपने बच्चे के ऊपर आई हर मुसीबत को भगा देती है। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कैसा है मेरा बच्चा, कितना दुबला हो गया है, ठीक से खाना पीना भी कहाँ मिला मेरे बच्चे को। लाजो जी जगत को चुमकारे जा रही थी। आई एक चीज़ मांगू, दोगी ना आई? आई ने हाँ में सर हिला दिया। जगत ने आई का हाथ पकड़ अपना सर पर रखा। आई मुझे आशीर्वाद दे, हर जन्म में मैं तेरी कोख से जन्म लूँ, तू ही मेरी आई बने। आई ने उसे अपने सीने में छुपा लिया और सिसक पड़ी। जेल की कोठरी में सब एक साथ थे। आई तू चाहत से नाराज रहती है, पापा ने बताया, तू उससे बात नहीं करती। पर आई इस पे उस बेचारे का क्या कसूर है? सच तो ये है कि मैं ही उसका गुनहगार हूँ। कितने सपने सजाए होंगे उसने, मेरी वजह से उसके सारे सपने बिखर कर राख हो गए। मैं नाराज़ नहीं मेरे बच्चे उससे, वो तो अपना दर्द भूलकर दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है। तभी आज बिस्तर से उठकर तेरे पास तक आ सकी हूँ। सच कहूँ तो जिस बच्ची को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया, उसे हर पल हर घड़ी सफ़ेद कपड़ों में कैसे देख पाऊंगी। लाजो जी फिर से रो पड़ी। चाहत को ऐसे लिबास में सोचकर ही जगत कांप गया। नहीं आई, चाहत को रंग बहुत पसंद है, उसे उसका रंग मत छीनने देना। मेरा मन तड़पेगा, प्लीज़ आई, उसे उसके रंग कभी उतारने मत देना। आई ने उसका मुंह अपने आंचल से पोंछा, फिर डब्बे से पूरन पोली निकालकर बाइट बनाकर अपने हाथ से उसको खिलाने लगी। वो मुस्कुराकर खा रहा था। फिर मिसल पाव भाजी खिलाने लगी। आई तेरे हाथों में जादू है, बहुत मिस किया मैंने तेरे हाथ के खाने को। तुझे कैसे पता मुझे आज पूरन पोली और मिसल पाव खाने का मन है? तेरी आई हूँ ना, तो कैसे नहीं जानूंगी।
उसे पानी पिलाते हुए बोली और फिर उसका मुंह पोंछा और अपने गोद में उसका सर रखकर लिटा लिया। वो बालों में उंगलियों को घुमाते हुए चेहरा निहारने लगी। जगत ने आंखें बंद कर ली। इस वक्त माँ की गोद में सुकून उसके चेहरे पर था। पता है आई, जब भी मुझे जेल की कोठरी में घुटन होती थी तो अपनी आंखें बंद कर तुझे याद करता, फिर मुझे यही फर्श में तेरी गोदी का एहसास होता और मैं चैन की नींद सो जाता था। आई, सोचा था तुम्हें और पापा को चार धाम की यात्रा पर ले जाऊंगा, लेकिन मैं खुद ही अंतिम यात्रा पर चल पड़ा हूँ। सुनाई, अपना ख्याल रखना। आई की सिसका निकलने लगी तो उन्होंने अपने मुंह में साड़ी का पल्लू ठूस लिया। आई, मेरे जाने का अफसोस मत करना, यही समझना थोड़े दिन के लिए तुम सबसे दूर जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं लौट कर आऊँगा ना आई, तुम्हारी गोद में खेलने, एक नए रूप में नए शरीर के साथ। तू ही तो कहती थी शरीर नश्वर है, आत्मा अमर अजर है, फिर शोक किस बात का, बता आई। और चाहत का ख्याल रखना, उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। उसके दादा और वहीनी सिर्फ दिखावे के लिए हैं। हाँ आई, लेकिन उसके भतीजे भतीजी दोनों उसे प्यार करते हैं। वैसे आई, विकू को हमेशा शिकायत रहती थी कि तुम सबसे ज़्यादा हमें प्यार करती हो, अब उसे हमारे हिस्से का भी प्यार देना। हे आई, तू खामोश क्यों है? तब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, उसने अपने माथे पर चपत लगाते हुए कहा। वो क्या है ना आई, आज जी भर के बोलना चाहता हूँ, फिर तो कभी बोल नहीं पाऊंगा ना। इतना सुनते ही एक कोने में बैठे उसके पापा और भाई बहन सब बिलक कर रो पड़े। सबका दर्द से कलेजा फटता महसूस हो रहा था। आई बिलकती हुई बोली, तू हमें छोड़कर मत जाना मेरे बच्चे, कैसे जिएंगे तेरे बिना? भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मेरा बच्चा बेकसूर है, वो मौत मुझे दे दे भगवान। मेरे बच्चे की तो अभी जिंदगी शुरू ही नहीं हुई, उसकी सुबह बंद आई। ओ मेरी आई, आप मत रोना। आपको पता है इस जेल में बहुत ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तब तक उनके घरवाले भी उन्हें भूल गए, तो तू शोक ना करना, कभी कभी किस्मतों का लिखा हो जाया करता है, और हो सकता है इसमें भी कुछ सही होगा, कुछ तो अच्छा सोच रखा होगा ऊपर वाले ने। ना आई, तू परेशान ना हो, अब तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, कहते हुए गोद से उठकर बैठ गया और अपनी माँ के आंसू साफ करने लगा। अब आप लोग घर जाओ, वो जेलर साहब अच्छे हैं इसीलिए इतना टाइम दे दिया। बेटा, चाहत से मिल लो, 2 दिन से सो नहीं पाई है, पगली है, मेरी सुनती नहीं, सबके आंसू पोंछती फिरती है और खुद किसी को अपना आंसू नहीं दिखाती है। नहीं माँ, उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, अब आप लोग जाओ। उसने सबसे एक बार गले मिलकर सबको विदा किया। रात का अंतिम पहर बीत रहा था। बार्बर ने आकर उसकी शेविंग की, नए कपड़े, सफ़ेद कुर्ता पजामा दिया गया। सामने पढ़ने के लिए गीता ग्रंथि। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने स्नान कर नए कपड़े पहन लिए। चेहरे पर शांति थी, आंखों में एक तेज चमक थी, होठों पर धीमी मुस्कान। उसे देखने से साफ लग रहा था कि उसने इस अवसर के लिए दिल दिमाग से खुद को तैयार कर लिया है। वह दीवार से टीक लगाकर हाथों में गीता पढ़ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उसमें लिखे शब्दों पर पड़ी, वो शांत हो गया। सारी बेचैनी जो बची थी वो भी दूर हो गई। गीता में लिखे महत्वपूर्ण शब्द थे, नैनन छिदन्ति शास्त्राणि नैनन दहति पावकः ना चयन कलेद्यांतिपो ना शोषयति मारुते। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकती। उसने अपनी चित्त शांत कर आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी किसी के होने के एहसास से उसने आंखें खोल दी और अपने पास चाहत को देखकर वो चौंक गया। चाहत, आपको नहीं आना चाहिए था, इतने दिन से आपकी कसम ने रोक रखा था, अब वो वजह भी नहीं रही कि खुद को रोक सकूं। वैसे बड़ी जल्दी है आपको हमसे पीछा छुड़ाने की। वो उसको देखते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराया। फिर से सज धज कर तैयार हूँ, दुल्हा लग रहा हूँ ना, फिर से ब्याहने जा रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि इस बार दुल्हन का नाम मौत है। बड़ी बेवफा निकले आप, 7 फेरे मुझसे और वादा दूसरे से निभाने चले हैं, पर आपने तो वफा निभाने की शपथ ली थी। तो एक बात कहें चाहत, आज से मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार, सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपके नाजुक कंधों पर डाल रहा हूँ। आज तक याद नहीं कि कभी किसी का बुरा किया हूँ, पर आपका गुनहगार ज़रूर बन गया हूँ। चाहत की आंखों में इस वक्त चिंगारी सी उठी। मेरे गुनहगार आप नहीं, कोई और है जगत जी। जगत ने उसका चेहरा देखा, फिर नजरें झुका ली। आपकी कोई भी सपना या इच्छा नहीं है, कोई भी ख्वाहिश जिसे मैं पूरा कर सकूं? चाहत ने नम आँखों से उसकी आंखों में झांका। वो धीरे से हंसा। आपको पता है, हमारे सगाई वाले दिन एक सपना देखा था, सुबह की बात थी। एक बात कहूँ,
आप, वो बोलते हुए रुक गया। क्या देखा था सपने में आपने? चाहत ने जल्दी से पूछा। जगत ने मुस्कुराते हुए उसके लबों को देखा। कुछ नहीं, लेकिन चाहत ने उसकी नजरों को अपने होठों पर महसूस कर ली थी। उठकर खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाया। जगत उसका हाथ थाम कर खड़ा हो गया। आपकी पत्नी हूँ जगत जी, आपकी इच्छा पूरा करने का एक सौभाग्य तो मिल ही गया, कहते हुए वो जगत के सीने से लग गई। दोनों का यह पहला और आखिरी स्पर्श था। उसने अपने हाथों से जगत के चेहरे को थामा और जगत के कांपते अधरों को अपने अधरों में कैद कर लिया। अलग होने के बाद दोनों सिर से सिर जोड़कर बहुत रोए। थोड़ी देर बाद बहुत मुश्किल से जगत ने चाहत को वापस भेजा। जेल के बाहर ऑटो रिक्शा में विवेक बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो आंखों में आंसू लिए आकर चुपचाप आकर ऑटो में बैठ गई। सुबह के 5 बज गए थे। एक डॉक्टर ने आकर जगत का चेकअप किया। जेलर के साथ दरोगा तो सिपाही आकर जगत को लेने आए। सुबह सही समय पर फांसी जो देना था। जेलर की आंखें नम थी। जगत शांत मन से उनके साथ चल पड़ा अपने आखिरी सफर पर। वो हॉस्पिटल के बेड पर मशीनों से घिरा हुआ था। हाथों में ड्रिप लगी थी। नर्स चेयर पर बैठी ऊँग रही थी। तभी एक जोर की चीख के साथ पूरा रूम गूंज उठा। जगत! चीखता हुआ वो उठकर बैठ गया। नर्स हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई और हड़बड़ाहट के साथ बाहर की ओर भागी। विजय ने इधर उधर देखा, बेड देखा, खुद को मशीनों से घिरा हुआ देखा। वो हड़बड़ाता हुआ चारों ओर देख रहा था। तभी डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया। तभी भागकर खुशी उसके सीने से लग गई। विजय, हो विजय! वो उसे खुद से अलग करता हुआ बोला। मैं यहाँ कैसे? और ये कौन सा हॉस्पिटल है? बता जल्दी, मैं कहाँ हूँ? शांत हो जा अभी जय, ज़्यादा बोल मत। यार खुशी, बता ना कहाँ हूँ मैं? कैलिफोर्निया में है। और अभी कुछ मत पूछ, शांत हो जा। वो कुछ और पूछता उससे पहले ही बेहोश हो गया। इंजेक्शन की वजह से वो नींद में चला गया। 3 घंटे बाद जब उसे होश आया तो आंखें बंद कर बीती घटना के बारे में सोचने लगा। उसे सब याद आ गया कि कैसे वो डीजीपी से मिलकर बाहर निकला था, कैसे एक ब्लैक स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी थी और जब आँख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसकी आंखों के आगे चाहत का वह मासूम सा इल्तिजा भरा चेहरा घूम उठा तो उसके दिल में टीस सी उठी। उसने आंखें खोले तो सामने खुशी बैठी थी। खुशी यार, मैं कैलिफोर्निया कैसे पहुंचा? जब तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था तुम क्रिटिकल कंडीशन में थी। लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। किसी भी डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। हमने कैलिफोर्निया कांटेक्ट किया तो उन्होंने तुम्हें यहाँ लाने को कहा, तो हम तुरंत प्राइवेट जेट से तुम्हें यहाँ ले आए थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था लेकिन तुम कोमा में चले गए थे। तब से तुम्हें आज अचानक होश आया। ओके, मेरा फ़ोन दो, विजय ने माथे में बल डालकर कहा। वो तो खराब हो गया था। खुशी ने अपना मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। मोबाइल देखकर विजय झटके से उठ बैठा। मैं 3 महीने से बेहोश था, उसने आश्चर्य से कहा। और जगत? जगत का क्या हुआ खुशी? उसने घबराते हुए पूछा। पता नहीं जय, जब से तुम यहाँ हो मुझे कुछ होश ही नहीं था। मुझे इंडिया जाना है अभी इसी वक्त। सॉरी डूड, अभी तुम चल नहीं सकते। बैक में इंजरी है तो समझ क्यों नहीं रही खुशी? मुझे मेरा गिल्ट मार डालेगा। मैंने जगत को बचाने का वादा किया है, वो तड़प कर बोला। ओके, मैं पता करती हूँ, तू शांत हो जा, कहती हुई खुशी रूम से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने इंडिया कॉल कर दिया। फिर मोबाइल में न्यूज़ लगाई जिसमें बार बार यही बताया जा रहा था कि सुबह जगत को फांसी दे दी गई थी। देखते ही खुशी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर पड़ा और वो लड़खड़ाकर वहीं सोफे पर थम से बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और आंखों से आंसू बह निकले। हाउ, इतनी जल्दी कैसे? हमारे देश में टेररिस्ट, रेपिस्ट, ब्लडी बास्टर्ड लोगों को सजा देने में बरसों लगा देता है। हमारे देश का कानून और एक निर्दोष को इतनी जल्दी मौत की सजा सुना दी, आखिर क्यों? उसने अपने बाल अपनी मुट्ठियों में खींच लिए। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नो नो, यह खबर जय तक अभी नहीं पहुंचानी चाहिए। उसने फौरन अपने आंसू पूछे। कैसे रिएक्ट करेगा वो? अभी तो उसकी तबीयत भी नहीं संभली है। ओ गॉड! उसने हिम्मत बटोरी और अपने आंसू पोंछकर लबों पर छोटी मुस्कान लिए विजय के पास चली गई। उसके अंदर आते ही विजय ने बेचैनी से पूछा, केस अभी चल रहा है ना? नहीं, खुशी ने बिना भाव के जवाब दिया। नहीं से क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वो गुस्से से बोला। अब वो जेल में नहीं है, आज उसे रिलीज कर दिया गया है। वो घड़ी देखते हुए बोली।
अब तक वो आ गया होगा, अपने परिवार के पहुंच गया होगा। क्या सच सच कह रही है खुशी? वो मुक्त हो गया है? विजय ने आंखों में चमक लेकर कहा। हाँ, वो मुक्त हो गया है यार। कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। आदर्श कॉलोनी। दोपहर 2 बजे थे। आधा घंटा पहले एम्बुलेंस से जगत के शव को घर लाया गया। उसके शव को देखकर लाजपत जी के घर में चीत्कार गूंज रही थी। सभी को पता था क्या हुआ, लेकिन सबकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। माँ बाप अपने बेटे के लिए तो बहन अपने भाई के लिए बिलख रहे थे। चाहत सो बेसुध सी बस एकटक जगत के शव को निहार रही थी। हवा से उड़ रहे उसके बालों को अपनी उंगलियों से ठीक कर रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। उसको मुक्ति धाम ले जाने के लिए एक आखिरी रस्म बाकी थी। किसी की भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिर में चाहत की भाभी आगे बढ़कर आई। उसने चाहत के हाथों की चूड़ियां तोड़कर अपने हाथों से सिंदूर की बिंदी और उसके मांग का सिंदूर पोंछ दिया। वो बेजान सी बैठी ये सब अपनी सूनी आंखों से देख रही थी। 6 महीने पहले सुहागन थी, एक कुंवारी सुहागन, आज कुंवारी विधवा थी। विधाता का रचित एक क्रूर मजाक या कहें सजा थी। सिर पर पानी डालकर उसके हाथों में सफ़ेद साड़ी थमा दी गई। सारी रस्में की जा रही थी, लेकिन वो बेसुध थी। आंसू जैसे जम गए थे उसकी आंखों में। जैसे ही जगत को उठाकर ले जाने लगे, उसकी जोर की चीख निकल पड़ी। चीत्कार करती हुई वो जगत के शव से लिपट गई। ऐसे पकड़कर लिपटी थी जैसे अब कभी कोई अलग नहीं कर सकता। उसे सब हटाते तो वो एक हाथ से सबको दूर धकेल रही थी और दूसरे से जगत के शव को पकड़कर लिपटी थी। उसका ऐसा पागलपन देखकर सबका रोना और तेज हो गया था, जबकि चाहत सिर्फ चीख रही थी। एक भी आंसू उसकी आंखों से नहीं टपका। सबने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसको उससे अलग किया। जगत के पिता का दर्द इतना था कि वो खुलकर रो भी नहीं सकते थे। वो दर्द था एक बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे के जाने का। सबसे दूर सबको छोड़कर जा चुका था वो, और छोड़ गया था अपने पीछे अपनों को रोता बिलखती, और अपने जीवन भर की पूंजी सबके प्रति अपना सभ्य व्यवहार। जो आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही है, पर इस तरह जाना, निर्दोष होते हुए फांसी की सजा से सबके दिलों में गमों का समुद्र छोड़, जिसने उसके परिवार के हर सदस्य को तोड़ कर रख दिया था। 10 दिन बाद कैलिफोर्निया से विजय और खुशी इंडिया आ गए थे। अभी तक विजय को पता नहीं चला था जगत के मौत के बारे में। खुशी हर वक्त साए की तरह उसके साथ थी। खुशी को उदास देखकर विजय बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था खुशी कुछ छुपा रही है। बचपन के दोस्त थे दोनों, तो इतना तो वो खुशी को जानता ही था। जब भी खुशी झूठ बोलती तो नजरें नहीं मिलाती थी। खुशी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू कुछ छुपा रही है? यार, सच में पुलिस वालों से दोस्ती मतलब जी का जंजाल। हद है यार। तू खुशी पर शक कर रहा है? साले, तुझे बचाकर इसलिए लाई हूँ कि तू मुझ पे ही डाउट करे। आता माजे सटक ले, मालूम ही नहीं अब उनका जब भेजा सटके लगेगा ना गुरु, फिर तो तेरे को आए बाबा भी अपन से नहीं बचा पाएंगे तुझे। खुशी ने छोटी एक्टिंग कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। हो गई गलती, मेरी मती मारी गई थी। लेडी सिंघम से पंगा ले लिया, माफ़ी मलने का या लिया जो तुझको कुछ कहा। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला। उसके बाद पर खुशी खिलखिलाकर हंसी। तभी दोनों के पेरेंट्स आ गए। सोफे पर सब आमने सामने बैठे थे। दोनों चौंक कर अपने अपने पेरेंट्स को देख रहे थे। विजय बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? खोसला अंकल ने पूछा। फिट एंड फाइन अंकल। अब भी अंकल ही कहोगे बेटा, ऑफिशियली पापा बोलना सीख लो। हम सब ने फैसला ले लिया है, कल तुम दोनों की एंगेजमेंट है। रॉयल्स गार्डन में सारी तैयारी हो चुकी है। खुशी इतने दिनों से तुम्हारे साथ थी कैलिफोर्निया में, और यहाँ मीडिया वालों ने हम दोनों परिवारों से सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर रखा है। इसीलिए हम सब ने मिलकर यही फैसला लिया है, और अब तुम दोनों वही करोगे जो हम कहेंगे। थोड़ी देर में ज्वेलर्स और डिज़ाइनर्स आते ही होंगे। तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, शॉपिंग घर में ही हो जाएगी। विजय खामोशी से उनको देख रहा था। फिर उसने खुशी को देखा। खुशी ने सहमति में अपना सर हिला दिया। अजय उठकर अपने भाई के गले लगकर बोला, थैंक्स ब्रो। लकी, यू आर रियली ब्रो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं मीडिया को हैंडल कर करके थक गया हूँ। आपकी इंगेजमेंट में सारी मीडिया को इनवाइट करूँगा। विजय गंभीर सा किसी सोच में गुम था। इंगेजमेंट टालना मुश्किल था, पर इतनी जल्दी नहीं। विजय, खुशी, तुम दोनों को बात करनी है तो कर लो। आधे घंटे में लंच के लिए दोनों फैमिली डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। तुम दोनों आ जाना, चौधरी जी ने कहा, और इसी के साथ सब बाहर निकल गए। विजय बस सर झुकाए बैठा रहा।
खुशी उसके करीब जाकर बोली, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है? बोल ना यार, जो दिल में है बोल, तुझे ऐसे नहीं देख सकती। खुशी ने उसके सिर से अपना सिर सटा लिया। यार, जब से इंडिया आया हूँ अजीब सी बेचैनी है मेरे अंदर। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा हुआ है या फिर होने वाला है। इतना सुनते ही खुशी सनसी रह गई। यार, मुझे ना जगत से मिलना है। देखो दो रिहाई के बाद कैसा दिखता है। जेल में बेहद कमज़ोर हो गया था। खुशी एकदम उससे अलग हट गई, फिर अपने चेहरे पर छोटा गुस्सा लाते हुए बोली, साले बंदर, तुझे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। 3 महीने तेरे पीछे पागल बनी घूमती रही, खुद आराम से लेटा था और मेरी नींद हराम थी। हर पल हर दिन मौत मरी हूँ मैं। तुझे खो देने के डर से रातों को सोती नहीं थी। कब तू जागेगा? कब मैं तुझसे ढेर सारी बातें करूँगी और बदले में मुझे क्या मिला? जब से होश में आया है केस, जगह, जेल, बस इसके अलावा तेरे मुंह से एक शब्द और नहीं निकला है। नहीं ना? खुशी मरती है तो मरे, विजय चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? विजय उसका गुस्सा देखकर बोला, शांत गदाधारी भीम शांत। इतना गुस्सा? माँ की आंख, खुशी ने कहा तो विजय बोला, व्हाट? मतलब माँ की आंखों के तारे? इस तरह नहीं चलेगा गुरु। जो करना है, जिससे मिलने जाना है, अभी तो बिल्कुल नहीं। तू जहाँ जाएगा सिर्फ मेरे साथ, दैट्स इट। ओ हेलो मेरी लेडी सिंगम, अभी बीवी बनी नहीं हो। अभी से बीवियों वाले रौब मत छाड़ो बे। कहाँ तो गलत प्रोफेशन में चली गई बेरहम। तुझे ही पुलिस में होना चाहिए था। जा बे। उससे भी ज़्यादा डॉक्टर्स बेरहम होते हैं। हम लोग तो हर दिन ना जाने कितनों के जिस्म पर नाइफ सीजर यूज़ करते हैं। पूरी है बेटा, लोग जान लेने के लिए यूज़ करते हैं और हम डॉक्टर्स जान बचाने के लिए। वो विजय का हाथ थाम कर बोली, तुझे एंगेजमेंट नहीं करनी है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? वो हड़बड़ाते हुए बोला, फिर ठीक है चल, बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले लंच करते हैं, फिर एक अच्छी से ड्रिंक पसंद करते हैं। वो उसको अपने साथ लेकर चल दी। रॉयल्स गार्डन मुंबई की एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर बना था, जहाँ शाही शादियाँ और एंगेजमेंट होती थी। पूरे एरिया को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। कलरफुल फाउंटेन के साथ काफ़ी आकर्षक लग रहा था। कीमती झूमर, रंगीन टिमटिमाते हुए छोटे छोटे बल्ब, स्विमिंग पूल, सभी कुछ शाही सजावट थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, टीवीएम, फिल्मी स्टार भी शामिल थे। विजय भी 3 पीस ग्रे सूट पहने वहाँ शिरकत कर रहे थे। हर नौजवान को मात दे रहा था। हैंडसम विजय हर लड़की के सपनों जैसा पर्सनालिटी था। लड़कियां उसे देख खुशी से जलन महसूस कर रही थी। खुशी ऑफ वाइट मिरर वर्क लहंगे में थी, उस पर गोल्डन बॉर्डर की ग्रीन चुन्नी ली हुई थी। वो आज पूरी खुशी खोस्ता लग रही थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। कोई डांस में मगन था तो कोई बातें बनाने में। मीडिया कर्मी ये कुछ शाही दावत उड़ाने में मगन थी। कुछ सबका लाइव फुटेज दिखा रहे थे। घोषणा के साथ दोनों खूबसूरती से सजे स्टेज पर आए और एक दूसरे को रिंग पहनाने के साथ तालियों के साथ ड्रोन से लाल गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर रहे थे। पूरा परिवार दोनों को गले लगाकर खूब आशीर्वाद दे रहे थे। स्टेज पर विजय और खुशी कपल डांस कर रहे थे, तो अजय और रिया भी साथ में डांस करने लगे। विजय के अंदर की बेचैनी उसे जैसे कचोट रही थी। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन विजय का मन नहीं था। उसका मन कहीं और ही था। थोड़ी देर बाद वो स्टेज से उतरकर सोफे पर बैठ गया। एक वेटर ने ट्रे में वॉकी टॉकी रखे विजय को दिया। विजय ने कॉल उठाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो भीड़ से हटकर बात करने लगा। उधर से आवाज़ आई, सर मैं सिक्योरिटी हेड बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक मैडम मिसेस जगत कुमार आपसे मिलने की जिद कर रही हैं, मैं उन्हें वापस जाने। विजय ने उसकी बात काट दी। रोको उन्हें, मैं 2 मिनट में आया, कहते हुए वो जल्दी से बाहर जाने लगा। दूर खड़ी किसी से बातें करती हुई खुशी ने जब विजय को तेजी से बाहर जाते देखा तो चौंक गई। वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। विजय बाहर लॉन में आया तो सामने काले शॉल ओढ़े उसकी ओर पीठ किए हुए चाहत खड़ी थी। जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है।